हेलो फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्यान माला में आज हम जिस चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं वो पहले से चला आ रहा चैप्टर है अपना यायावर साम्राज्य। आज उसके पार्ट 3 तीसरे भाग पर हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चंगेज़ खान, उसकी सैनिक सफलताएं उसको लगातार क्यों मिलती चली गई और वो कैसे एक महान प्रशासक था, कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसने उसको एक महान खान या समुद्र खान बनाया। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था कि चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी और चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई। ओके, 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान की मृत्यु हुई। मृत्यु बार इसकी 1227 ईस्वी में। इससे पूर्व उसने जो मंगोलों का कबीला था, मंगोल कबीले की एक विशेषता थी कि वहाँ जो निर्णय होते थे वो सामूहिक रूप से ले जाते थे और सरदारों की जो परिषद थी किरिलताई, किरिलताई सरदारों की परिषद होती थी। मंगोल सरदार जो होते थे उनकी एक काउंसिल होती थी और ये परिषद विभिन्न प्रकार के निर्णय लेती थी। जैसे उत्तराधिकारियों का चुनाव है, उत्तराधिकारी का चुनाव, लूट में प्राप्त माल का विभाजन, उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, चरागाह का विभाजन, विभिन्न मंगोलों के बीच चरागाह का जो विभाजन होगा था, लूट में प्राप्त माल का जो विभाजन होता था, उत्तराधिकारियों का जो चुनाव होता था, अन्य पारिवारिक निर्णय, ये सब सामूहिक रूप से लिए जाते थे। और ये निर्णय कौन लेता था? ये किरिलताई, जो सरदारों की काउंसिल होती थी। तो चंगेज़ खान ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था और किरिलताई के सदस्यों के द्वारा उसको अप्रूवल भी दिला दिया था। जो सरदारों की परिषद थी उन्होंने चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी था उसका चुनाव कर दिया। अब चंगेज़ खान का उत्तराधिकारी कौन होगा? उसके 4 पुत्र थे, जोची, चगताई, ओगोदेई और चौथा था तोलोय। ये 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में चंगेज़ खान ने अपने जीवन काल में ही ओगोदेई को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर दिया था और बाकायदा किरिलताई से इसकी सहमति भी प्राप्त हो चुकी थी। चंगेज़ खान और जो वहाँ का कबीलाई समाज का जो सेटअप था वो इस प्रकार का था कि वो साम्राज्य को आपस में बांटने में विश्वास करते थे। किरिलताई सदस्यों की सहमत से चाहे वो संपत्ति हो चाहे वो राज्य हो, उसका विभाजन परिवार के सभी सदस्यों में होता था, एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता था। तो उत्तराधिकारी की जो समस्या थी वो चंगेज़ खान ने अपने जीवन काल में ही हल कर दी थी। उसका समाधान दे दिया था कि हमारा उत्तराधिकारी ओगोदेई होगा और किरिलताई से उस पर मोहर भी लग चुकी थी। चंगेज़ खान के बाद जो साम्राज्य होगा उस साम्राज्य का संचालन किस क्षेत्र का कौन सा बेटा करेगा, इसका भी निर्धारण हो चुका था। जोची जो बड़ा बेटा था, इसको रूस का स्टेपी क्षेत्र, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी।
और जो ये क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को कहते थे उलूस। उलूस। तो जोची को रूस के स्टेपी क्षेत्र, इस उलूस की जिम्मेदारी दी गई थी। इस क्षेत्र पर कानून व्यवस्था स्थापित करनी थी। जो तुरान का स्टेपी क्षेत्र था, कैस्पियन सागर से ईरान के पास का वो पामीर की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र था, तुरान का स्टेपी क्षेत्र, ये चगताई को दिया गया था। ओगोदेई को राजधानी कराकोरम, जो उसकी राजधानी थी, वहां रह करके व्यवस्था देखनी थी। तोलोई को, जो इनकी जन्मस्थली थी, मंगोलिया सहित जो चीन का क्षेत्र था, ये तोलोई के नियंत्रण में था। तो इस प्रकार इन चारों पुत्रों के बीच जो विस्तृत साम्राज्य था, उसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। और जो उलूस थे, इन उलूस की सीमाएं, उलूस की जो सीमा थी वो निर्धारित नहीं थी। पुत्रों के ऊपर निर्भर था कि वो अपने उलूस की सीमाओं को कितना विस्तृत कर सकते हैं, उनको विजय करके बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक पुत्र के अधीन एक सेना रखी गई थी और वो सेना विशेष ऐसे कमांडर्स के नियंत्रण में होती थी। ऐसी विशेष तीरंदाज घुड़सवार सेना जो प्रत्येक पुत्रों के अधीन होती थी और उसका कार्य उलूस के क्षेत्र का विस्तार करना, प्रशासन स्थापित करना, ऐसी नई सेना को नोयान कहा जाता था। ये नई सेना थी जिसमें अच्छे धनुर्धर रखे गए थे और ये श्रेष्ठ कप्तानों के अंडर में काम करती थी। जो राजकुमार होता था वो उस सेना का मुख्य कमांडर होता था। पहले जो मंगोल सैनिक टुकड़ियां होती थी उनको तामा कहते थे। तो यहां अंतर समझ लीजिएगा। मंगोलों की जो सैनिक टुकड़ियां थी, मंगोल सैनिक टुकड़ी, इसको तामा कहते थे। उलूस की देखरेख के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए जो नवीन सेना रखी गई थी उसको नोयान कहते थे। ओके, तो इस प्रकार अपने पश्चात मंगोल साम्राज्य का संचालन कैसे होगा, चंगेज खान ने अपने जीवन काल में ही सब कर दिया था। ओके, जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई 1227 ईस्वी में, तो किरिलताई के सदस्यों ने इसी प्रकार साम्राज्य का विभाजन और ओगोदेई को उत्तराधिकारी बना दिया। ओगोदेवी को काराकोरम से राज्य करना था और इन चारों भाइयों को अपने अपने क्षेत्र में सत्य विस्तार करना था। इस प्रकार मंगोलों का साम्राज्य संचालित हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे कि चंगेज खान को या मंगोलों को ये सैनिक सफलताएं इतनी क्यों मिलती चली गई। क्या कारण था कि लगातार मंगोलों की सेना अनवरत विजय प्राप्त करती गई और मंगोलिया से लेकर के कैस्पियन क्षेत्र तक का साम्राज्य उन्होंने विस्तृत कर दिया। देखिए, सैनिक सफलताएं क्यों मिली, इसके क्या कारण थे। सैनिक सफलता के कारण, नंबर 1, सैनिक सफलता के लिए सबसे पहला कारण जो जिम्मेदार था, योग्य नेतृत्व। चंगेज खान जैसा योग्य, शक्तिशाली सेनानायक, रणनीतिकार, जिसके नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियां लगातार सफलता प्राप्त करती चली गई, तो जो कमांडर था, जो नेतृत्व कर रहा था मंगोलों का, उसका योग्य होना, अच्छा रणनीतिकार होना, अच्छा सेनापति होना, ये एक सबसे बड़ा गुण था। नंबर 2, जो मंगोल सैनिक थे
वो श्रेष्ठ धनुर्धर, बहुत अच्छे तीरंदाज व घुड़सवार, तो इसको कह सकते हैं श्रेष्ठ सेना। एक बहुत अच्छी सेना जो अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे तीरंदाज थे, घुड़सवारी करते हुए अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा लेते थे। तो इतनी अच्छी सेना होना, घुड़सवार सेना होने से सेना में गति होती थी, लंबी दूरी की यात्राएं जल्दी पूरी कर लेते थे, सैनिक अभियानों में तेजी होती थी। तो ये सब चीज़ें मंगोल सेना को एक विशिष्ट सेना बनाते थे। नंबर 3, मंगोलों के पास नेप्था बम था और उन नेप्था बमों का भी उन्होंने प्रयोग किया। नेप्था बम का प्रयोग सैनिक अभियानों में इन्होंने ऐसे नेप्था बमों का प्रयोग किया जिससे दूसरे और जो शत्रुराज थे उनकी सेना अनभिज्ञ थी। तो नेप्था बमों का प्रयोग जिससे कि सेना में हलचल बच जाती थी, जो शत्रु सेना होती थी वो शीघ्र पराजित हो जाती थी। नेक्स्ट, हल्के चल उपस्करण, हल्के चल उपस्करणों का प्रयोग। मंगोलों ने लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जिनको कि आसानी से कैरी किया जा सके, ऐसे इक्विपमेंट्स का प्रयोग सेना में किया। और इनको क्या करते थे, ऐसे उपकरणों से बड़े बड़े पत्थरों को दुश्मन के किलों पर फेंकना या शत्रु सेना पर फेंकना, जिससे कि शत्रु सेना दूर से फेंके गए इन पत्थरों से घायल हो जाए। तो ऐसे उन्होंने कुछ यंत्रों को आविष्कार किया, ऐसे कुछ यंत्र ईजाद किए जिससे कि शत्रु सेना में आसानी से भगदड़ पैदा की जा सके, शत्रु सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके, दूर से ही शत्रु सेना पर प्रहार किया जा सके। तो ऐसे लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया। नेक्स्ट, घेराबंदी। मंगोलों की जो घेराबंदी की रणनीति थी वो बहुत कुशल थी। शत्रु सेना को घेरने का जो तरीका था, 3 ओर से शत्रु सेना को घेर लेते थे और उसके बाद बाणों की बरसात, और उस बाणों की वर्षा में शत्रु सेना घबरा जाती थी। तो घेराबंदी की जो इनकी तकनीक थी वो बड़ी कुशल थी और उससे लगातार इनको सफलता मिलती चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कारण है, मंगोलों की सैनिक सफलता के लिए एक बहुत बड़ी चीज जिम्मेदार थी और वो था इन मंगोलों को उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान। मंगोल कबायली लोग थे और ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक या यावर लोग थे। तो ये अपने पशुओं के साथ उस पूरे क्षेत्र में घूमते रहते थे। तो इनको उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान भली भांति था। ये वहाँ की जो भौगोलिक बनावट थी उससे अच्छे से परिचित थे और वहाँ की कठोर परिस्थितियों में रहने के अनुकूल थे। कई बार सर्दी के समय में जब बर्फ पड़ जाती थी और चारों ओर बर्फ जमा होती थी, दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि इस समय आक्रमण होगा। ऐसे समय मंगोलों की सेनाएं दुश्मन पर आक्रमण कर देती थी और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे दुर्धर्ष, ऐसे कठोर मौसम में जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो, इनके अंदर इतनी जीवटता थी, इतनी कठोर परिस्थितियों में रहने की क्षमता थी कि इन्होंने ऐसे समय में जो नदियाँ बर्फ से जम जाती थी, उन नदियों का उपयोग इन्होंने सड़क मार्ग के रूप में किया और उस पर घोड़े दौड़ाते हुए ये दुश्मन के किलों तक पहुंच जाते थे, दुश्मन के शहरों तक पहुंच जाते थे और अचानक आक्रमण करके शत्रु सेना को बिल्कुल अचंभित कर देते थे। दुश्मन सोच भी नहीं सकते ऐसे समय में आक्रमण हो जाए। तो उसकी रणनीति धरी की धरी रह जाती थी और मंगोलों को सफलता मिल जाती थी।
तो मंगोलों की सफलता का एक बड़ा कारण ऐसे समय में आक्रमण कर देना जब दुश्मन को आभास भी न हो। मौसम की कठोर परिस्थितियां भी इनको रोक नहीं पाती थी। तो भौगोलिक स्थिति का ज्ञान और वहाँ की मौसम की कठिनाइयों में रहने का अभ्यस्त होना, ये मंगोलों की सैनिक सफलता का एक बड़ा कारण था। ओके, तो इन कारणों की वजह से मंगोल सेनाओं को लगातार सफलता मिलती चली गई। अब हम बात करेंगे कि चंगेज खान एक महान प्रशासक कैसे था। इसको महान प्रशासक क्यों कहा जाता है, इसको महान खान या समुद्र खान क्यों कहा गया, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी, इस विषय पर चर्चा करें। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करते हैं कि मंगोल खान एक महान साम्राज्य निर्माता